Are you passionate about your career in law? Ready to take your legal career to new heights? Majestic Academy, a unit of SPM IAS Academy, is proud to present new batches for Judicial Service Exam, your stepping stone to a successful future in the judiciary. You will get live classes both offline and online, PDF after every class, study materials, weekly mock test, lifetime support and guidance for prelims, mains and interviews. Join our esteemed institution and be a part of the legacy of excellence. Limited seats are available. Enroll now and seize this opportunity to turn your dreams of becoming a judicial officer into reality. For more details, call us at 7577 811111. Hello everyone, welcome to Majestic Academy. Today I'll be talking about a topic on Indian Contract Act. So it's Indian Contract Act. Before I take up the topic, let us take a bit of overviews on Indian Contract Act जो आपका prelims perspective से बहुत helpful होगा. और जो topic हम लोग लेके आज discuss करने वाले हैं वो topic आपका दो बार पूछा गया है. अगर आपने previous year's question paper देखा है Assam Judicial Service का, then it has been asked twice and we're going to discuss that thing here where I will tell you what to write, how to write and how to proceed with it. But before that, let us talk something जो आपके लिए prelims perspective से important होगा. The first thing is Indian Evidence Act. Now my question to you is, when was Indian Evidence Act came into enforcement? Indian Evidence Act enforce कब हुआ था? ये question बहुत important है. It was 1st September 1872. इस दिन से हम लोग क्या किया, इंडियन एविडेंस एक्ट इंडिया में लागू होना शुरू हुआ. तो जिस दिन ये वाला शुरू हुआ ना, वो क्या था, उसमें टोटल सेक्शंस आपके थे, टोटल सेक्शंस थे 266. ओके, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब हम लोग ने LLB किया था, हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 1 था, कॉन्ट्रैक्ट 2 था. वी नो दैट, राइट? नाउ कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2 समझने के लिए ये जो सेक्शन है उसको हम लोग अच्छे से डिवाइड करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट इज 1 to 75, देन फ्रॉम 76 इट वाज टिल टू 123. ये 124 से शुरू होके आपका 238 तक है, फिर 239 से लेके 266 तक इसका डिवीजन है. यहाँ पे जो डिवीजन है आपका, इट टॉक्स अबाउट जनरल प्रोविजंस, जो हम लोग इसको LLB के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट 1 बोलते थे. ओके, दिस वाज कॉन्ट्रैक्ट 1. देन दिस इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जो अभी रिपील करके सेल्स ऑफ गुड्स था वो रिपील कर दिया गया था, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उसको हटा दिया गया है. तो ये जो सेक्शन है आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. देन वी हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 बोल के. ओके, एंड हियर वाज पार्टनरशिप एक्ट. दिस पार्टनरशिप भी हम लोग ने इसको, ये जो 2 सेक्शंस है, ये जो 2 सेक्शंस है, इसको क्या किया गया है, दिस 2 सेक्शंस आर लाइक रिपील कर दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो ये 2 सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने से भी होगा. तो वहाँ ये जो रिपील हुआ था, ये हुआ था आपका 1930 को, और इसका 2 साल बाद ही ये वाला भी रिपील हो गया था 1932 को. सो हम लोगों को अभी पढ़ना है ये वाला एज अ कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड ये वाला एज कॉन्ट्रैक्ट 2. बिफोर नोइंग दैट I'll try to make things easier for you. You wake up, ठीक है, आप नींद से उठते हो, you have to come for the classes. आप जब नींद से उठते हो, आप घर पे ब्रेकफास्ट करते हो, जो कभी कभार आप घर पे भी नहीं करते, आप बाहर ब्रेकफास्ट करने जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर ब्रेकफास्ट करने गए हो, यू एट समथिंग, यू पेड दैट पर्सन अ मनी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, फिर आपको क्लास आना है. एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ओके, यू टुक अप अ बस, अपने बस में उठा, यू सेट, आपको उसको पैसे देने हैं, आप क्लास करने आए हो, आपको क्लास मिल रहा है, क्लास के बदले आपको क्या करना है, क्लास का एक फीस देना होता है.
सो एवरी डे, ओके आई एम टेलिंग यू, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, आप एवरी डे सुबह से उठ के शाम तक जो भी काम करते हो उसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखता है, ठीक है। आप एवरी डे आई एम टेलिंग यू, कितना मर्डर आपने देख लिया अपने लाइफ में, कितना चोरी देख लिया, कितना आपने क्राइम या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड पार्टीशन देखे, इमूवल, इट्स अ वन टाइम थिंग, होता भी होगा पर इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। पर कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप जब नींद से उठते हो, जब आप जाके सोते हो रात को, तब तक आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करना पड़ेगा। नाउ वी विल नो सम बेसिक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आई विल कम अप टू द टॉपिक एज आई मेंशन्ड, ओके। जो टॉपिक आज हम लोग करेंगे वो एज आई मेंशन्ड थोड़ा ओवरव्यू देने के बाद मैं करूँगी। तो आप लोगों को ये समझना है, ओके, आप लोगों को ये समझना है कि मुझे अभी क्या पढ़ना है, आपको ये वाला और ये वाला करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैंने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात किया, क्या ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? इज इट प्रोस्पेक्टिव? Is it prospective or retrospective? Is it prospective or retrospective? Prospective मतलब जिस दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, जो मैंने डेट अभी दिया था, क्या उससे पहले भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ये वाला लॉ लगेगा? या जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है 1 सितंबर 1872 में, उसका बाद वाला जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ये एक्ट लगेगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये क्या है? इट इज़ प्रोस्पेक्टिव। जिस दिन से ये एक्ट आया है उसके बाद से ही उस पर ये लगेगा। उसके पहले जितना भी कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया हो, किसी के साथ भी बना लिया हो, दैट विल नॉट बी important for you. So you have to know, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोना आस्क इज कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा वाला कोर्ट में, इसका बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस क्या है? ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस है English common law. Even though, let me repeat myself, even though ये इंडिया में बनाया गया है, but it was taken from the, it was during those time जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ओके, तो जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो ये जो बेस है इंडिया का कोर्ट में ही बनाया गया है, इंडिया का लेजिस्लेशन के थ्रू ही बनाया गया है। बट बेस अगर आपको क्वेश्चन में आता है, इट्स बेस इज इंग्लिश कॉमन लॉ है इसका बेस। ओके, नाउ द टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वी विल कम टू दैट टॉपिक। ये थोड़ा ओवरव्यूज था आप लोगों को समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। और एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब क्लास में बहुत अच्छे से किया जाता है, बट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ? इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ? आपने जूरिस्प्रूडेंस किया होगा, जूरिस्प्रूडेंस में आपने राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना पढ़ा होगा। तो माय क्वेश्चन टू यू इज इट अ प्राइवेट लॉ और इज अ पब्लिक लॉ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट लॉ क्योंकि वो दो जन के बीच में ही होता है, दो या दो से ज़्यादा, दो या तीन पार्टीज के अंदर ही होता है, ये पूरा वर्ल्ड को लेके नहीं होता। सो दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन जो आपको जानना है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इट इज़ अ प्राइवेट लॉ। I think I made myself clear to this. Now let's jump into the topic that we are gonna talk about. Okay? So the topic is, ये पूछा गया है 2 से 3 बार. So all contract are agreement but not वाइस वर्सा. बोला है कि सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. एक्सप्लेन करो.
बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, 2 से 3 बार आया हुआ है. सो आई थॉट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू नो, सो वी गोना टॉक ऑन दिस वन. नाउ यहाँ पे हम लोग को 2 वर्ड दिख रहा है. एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो गया आपका एग्रीमेंट. फॉर लो लेमैन, जिसको लो नहीं आता, जिसको लो का कुछ आइडिया नहीं है, वो आके आपको बोल रहा है, पता है हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो पेन है मैं उसको 10 रुपये में दूंगी. दैट पर्सन विल गिव मी द पेन बैक इन 10 रुपीज. नाउ व्हाट हैपेंड इज आई हैव गिवन द पेन, बट द पर्सन इज नॉट गिविंग मी 10 रुपीज. ओके, सो फॉर अस द लो स्टूडेंट्स वी नो कि यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहा है. ओके, बट वो लेमैन जो आके हम लोग को बोला वो एग्रीमेंट बोल के गया. सो फॉर अस एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर 2 डिफरेंट थिंग्स. सो टुडे वी आर गोना गिव इन डेप्थ स्टडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. सो इजीली मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस equal to promise. Okay, then promise plus consideration equals to agreement. Agreement plus enforceability equals contract. ये अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, ये जो आंसर्स है वो आप अच्छे से दे पाओगे. सो लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. मेरे पास ये पेन है, मुझे ये सेल करना है. तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप ये पेन लोगे, आई एम गिविंग यू एन ऑफर. आपने बोला यस आई विल टेक इट. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग एन एक्सेप्टेंस. तो हम दोनों के बीच में क्या बन गया, अभी प्रॉमिस हो गया. अब प्रॉमिस के ऊपर एक कंसीडरेशन आना चाहिए. हम लोग को यहाँ पे कंसीडरेशन क्या है, आई से दैट कैन यू टेक दिस पेन, दिस इज अ कंसीडरेशन दैट आई एम गिविंग यू. हाउ मच, मैंने बोला 10 रुपये. 10 रुपये जो आप मुझे दे रहे हो दैट इज कंसिडरेशन. सो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो जाता है आपका एग्रीमेंट. अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ ये एनफोर्सेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो हम लोग एनफोर्सेबल को समझेंगे तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा. एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वेयर इज ऑफर गिवन, ऑफर कहाँ दिया हुआ है, 2A में दिया हुआ है. ओके, एक्सेप्टेंस आपको कहाँ मिलता है, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस 2B में मिलता है. प्रॉमिस वर्ड भी यहाँ पे यही है, 2B में दिया हुआ है. नाउ कंसिडरेशन आपका कहाँ दिया हुआ है, 2D, एग्रीमेंट 2E. ओके, एनफोर्सेबिलिटी एक्चुअली हम लोगों को सेक्शन 10 पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अच्छे से. कॉन्ट्रैक्ट इज इन 2H. नाउ टुडे मैं डायरेक्ट खोल के डायरेक्ट लैंग्वेज में आपको नहीं समझाने वाली, बिकॉज दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. एक एक टॉपिक अगर मैं ऑफर उठाती हूँ देन ऑफर का लीगल वैलिडिटी है आपका, सोचिए मेरे को 1-1.5 क्लासेस लगेंगे उसके लिए. बट जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ हाउ व्हाट वी हैव टू नो. हम लोग को पता चला ऑफर क्या है. मेरे पास पेन है, मैंने आपको खरीदने का ऑफर दिया, आपको अच्छा लगा, आपने हाँ बोला, 10 रुपये आप मुझे दे रहे हो, ऑफर एक्सेप्टेंस. ठीक है, कंसिडरेशन क्या है, मेरे लिए ये पेन है, आपके लिए, मेरे लिए वो पैसा है, आपके लिए ये पेन है. जो ऑब्जेक्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं, कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन बेसिस 25 में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से हम लोगों को वो पढ़ना है, लॉफुल कंसिडरेशन. देन आपका एग्रीमेंट आता है, फिर एग्रीमेंट के ऊपर एनफोर्सेबिलिटी आता है. सो टुडे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा, ये जो टॉपिक है ये बोल रहा है. ये आंसर अगर आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट बेस्ड आंसर अगर आपको लिखना है, यू हैव टू राइट इट डाउन एज द स्टेटमेंट हियर प्रोवाइड्स अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट. ओके, लाइक एग्रीमेंट इज अ जीनस और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हो जाता है उसका स्पीसीज.
तो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज आपको उसका डिफरेंस अच्छे से समझाना होगा। अगर आपने ये अच्छे से समझा लिया तो आप कंक्लूड कर पाओगे कि हाउ agreement are contract and how contract are not agreement, and the chart here provides a very good answer for this. Now keeping that thing aside, we are going to talk about enforceability. Enforceability जानने के लिए ये जो contract है, contract को section 10 में जो भी words दिए हुए हैं वो fulfill करना पड़ेगा। मतलब enforceable होने के लिए एक contract को section 10 में देना होगा। I'll give you an example now. एग्जाम्पल, आपने बोला, आपको पापा ने आपको बोला कि ओके फाइन, शाम को मैं ऑफिस से आके आई टेक यू आउट फॉर अ ट्रीट। ओके, ही डिडंट डू दैट। तो क्या आप उसके लिए चार्ज कर सकते हो आपके पापा को? नो, यू कांट डू इट। ओके, सो ये एक चीज़ है। ये जो एनफोर्सेबिलिटी बात है, ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है उसमें अप्लाई नहीं होता फर्स्ट। फिर सोशल एग्रीमेंट में भी ये अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल, सोशल एग्रीमेंट मतलब आप लोगों को किसी ने शादी पे इनवाइट किया कि चलो मेरा शादी पे आप आ जाना, आप नहीं गए हो, बोला हाँ मैं आऊँगा, ठीक है, ऑफर आपने एक्सेप्ट किया, बट यू डिडंट गो, यू डिडंट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो सोशल एग्रीमेंट में भी क्या होता है, आपका एग्रीमेंट यूज़ नहीं करता। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इस तो कहाँ होता है यूज? दिस आर जस्ट एन एग्जाम्पल। आपका होता है कॉमर्शियल एग्रीमेंट में। कॉमर्शियल एग्रीमेंट इज यूजुअली टर्म एज कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट आपका, दिस थिंग्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको जानना है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू नो द एनफोर्सेबिलिटी, चलो अभी समझ में आ गया कमर्शियल एग्रीमेंट। बट कमर्शियल एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, चलो समझ लिया हम लोग। डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं है, सोशल एग्रीमेंट नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, ये जो कि आप टॉपिक आपका मैंने बोला, अगर हम लोगों का कमर्शियल एग्रीमेंट, सॉरी आई जस्ट चेंज द कलर, अगर हमारा कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा इन्फोर्सिएबल? ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस किस चीज़ से बनता है, सो वो हम लोग समझेंगे। और वो जो वैलिडिटी है ना, ये एग्रीमेंट में नहीं है। एग्रीमेंट में सिर्फ दो चीज़ चाहिए होता है, एक होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस विद कंसिडरेशन। अगर ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है। बट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए और भी चीज़ें चाहिए होता है जो एग्रीमेंट में नहीं होता। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज आपको जानना है कि इसमें वैलिड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा, वैलिड होना पड़ेगा। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप ऑफर कर रहे हो कि चलो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले जाती हूँ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबल, सुपरवाइनिंग इम्पॉसिबिलिटी लग जाएगा उसमें। चांद, वी डू दैट नो, चांद लाता हूँ, आप मेरे को इतना पैसे दो, कांट डू दिस, ये पॉसिबल ही नहीं है लाना। चांद को आप अर्थ में कैसे लाओगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आपको जो वैलिड ऑफर देना है, और ऑफर जो है आपका वो भी, एक्सेप्टेंस जो है वो भी वैलिड होना पड़ेगा ना। वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़ने के लिए मुझे एक और फुल क्लासेस चाहिए होगा, बट कीपिंग दैट थिंग असाइड, ऑफर के लिए एक क्लासेस, एक्सेप्टेंस के लिए एक क्लासेस, लेट्स अस कंसंट्रेट ऑन दिस वन. Once you have made a valid offer and valid acceptance, the second thing is legal relationship create करना होगा आपको. Very important case laws of this legal relation is Balfour versus Balfour का केस, जहाँ पे एक आदमी आपका आ जाता है, he goes to other country saying his wife कि मैं वहाँ जाके काम करता हूँ, you are suffering, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मैं एवरी मंथ आपको एक पैसे भेजूंगा. इनिशियल फ्यू इयर्स उसने पैसे भेजे, फिर उसने पैसे भेजना बंद कर दिया. ओके, तो कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में द वाइफ फाइल्ड केस कि उसने बोला था मुझे पैसे देगा, वो पैसे नहीं दे रहा है. तो कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लीगल रिलेशनशिप नहीं करता, आपको सिर्फ एक प्रॉमिस किया गया है कि मैं ये करूँगा,
ओके यहाँ पे कोई एक लीगल इंटेंशन नहीं था उसका ये करने का। अगर लीगल इंटेंशन था पेपर वेपर में हम लोग लिख लेते, या फिर आप कुछ ऐसा एक्ट करते, तो बेल्फर वर्सेस वेल्फर में बहुत अच्छे से लीगल रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ओके, देन द थर्ड पॉइंट हियर इज लीगल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल शायद ये मेरे पास, जैसे एन एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास 2 kg गांजा है। I have 2 kgs of gaja and I'm going to provide you with that, and in return you have to give me some 10 to 20,000 rupees. Okay? क्या ये consideration valid है? क्या ये consideration legal है? Is that consideration legal? Like the 10,000 rupees जो मैं आपसे ले रही हूँ, फाइन आप दे रहे हो, बट गाजा जो है क्या ये लीगल कंसिडरेशन है? नहीं। जो कंसिडरेशन होगा वो लॉफुल या लीगल होना पड़ेगा। अगर अनलॉफुल है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट हियर इज लीगल ऑब्जेक्ट। ओके, लीगल ऑब्जेक्ट मतलब सोचो आपने बैंक से लोन लिया। ओके, आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेना तो लीगल है ना, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है आपसे। आपने कुछ एक सिक्योरिटी अमाउंट रख के आपने कोर्ट से लोन लिया है ना। वो जो लोन का पैसा है, एग्जाम्पल आप ये कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कर रहे हो, मे बी यू आर डूइंग इट फ्रॉम सम ड्रग ट्रैफिकिंग, तो आपका ऑब्जेक्टिव लीगल था क्या वो करने का? नो। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो लीगल वो ऑब्जेक्टिव्स है, वो भी क्या होना चाहिए? आपका लीगल होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज free consent, or call it consensus ad idem। मतलब फ्री कंसेंट मतलब दोनों तरफ का, आपका माथा पे गोली रखा कि चलो यार मेरे को ये प्रॉपर्टी दो, मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ। नोबडी कैन डू दैट। फ्रॉड करके आपसे नहीं ले जा सकता। मिस्टेक आपसे कोई अनड्यू, जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने, कोइजन के बारे में बोला, थ्रेटनिंग करना कम्स अंडर कोइजन्स, या आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि चलो आपका ये नहीं होगा तो वो नहीं करेगा, ऑल दोस थिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। और कंसेंसस एड आइटम मतलब स्टार्टिंग से आपका कंसेंट होना चाहिए ऑन द सेम थिंग अंडर द सेम सेंसेस। So you have to know that thing, that it will be on the same thing and on the same senses. So consensus ad idem matlab on same thing under same senses. आपका सेम सेंस में, सेम चीज़ में। मैंने बोला मुझे तेल चाहिए, क्या मैंने बोला कि कौन सा तेल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल? नो, आई शुड बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने आपको बोला मुझे कोकोनट ऑयल चाहिए, आपको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके लिए पैसे देने के लिए राजी हूँ, आपको मुझे कोकोनट ऑयल ही देना पड़ेगा। सेम थिंग सेम सेंसेस। ओके, फ्री कंसेंट होना है। देन नंबर 6 इज आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। Okay, now when I talk about competency, what we see here is competent मतलब आपको first major होना पड़ेगा। In this major I mean to say आपका 18 years plus होना पड़ेगा और आपका sound mind होना चाहिए। पागल वागल नहीं हो सकते, idiot विडियट नहीं हो सकते। sound mind का भी बहुत आता है। There are 5 types of sound mind: idiot, lunatic, mental decay, nervous shock। बहुत सारे तरीके का आपका अनसाउंड माइंड है, लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी, तो ये सब क्लासेस में करेगा। एंड मेजर होना चाहिए। माइनर का भी आपका कैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी ऑफ माइनर एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ माइनर है। सो दैट थिंग ऑल्सो इट विल टेक अ क्लास फॉर अस टू स्टडी। ईच टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट हियर विल टेक अस अ क्लास और 2 या 3 क्लासेस चाहिए होगा ईच टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने के लिए। नाउ ये हो गया। द 7th पॉइंट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल आपने बोला है कि चलो मैं जो है ये पहाड़ जो है, मैं जो है असम पूरा आपको आई सेल यू, कैन यू सेल द होल असम टू समबडी?
इतना पावर आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ इट टिल नाउ अंटिल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जा सकते. सो वैसा आप इम्पॉसिबल प्रॉमिसेस नहीं कर सकते. यार चांद तारे तोड़ने का एग्जांपल इज द बेस्ट वन कि मैं तुमको चांद ला के दूंगा तो मुझे इतना पैसे दो. दैट इज नॉट. मैं चांद में तुम्हारा घर बना के दूंगा. ओके, टिल नाउ दिस हैज़ नॉट बीन पॉसिबल. सो दिस थिंग्स कम्स अप एज नॉट पॉसिबल. तो आपको इम्पॉसिबल कुछ काम नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए. आपको ये माथे में रखना है कि ये पॉसिबल होगा. जो हम लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो पॉसिबल होगा. इसके ऊपर भी बहुत सारे चीज़ें. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स. आपको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अनलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स अभी जो मैं कर रही हूँ. देन कमिंग टू द 8th वन. 8 में बोला गया है शुड नॉट बी वॉइड. अब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिया हुआ है कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट जाके आपका वॉइड हो सकता है. ओके, शुड नॉट बी वॉइड बोला है कि ये सब कंडीशन नहीं होगा तो एक तो है, इसके ऊपर भी देयर आर कंडीशंस कि कब कब चीज़ कौन सा चीज़ में वो वॉइड हो सकता है. एग्जाम्पल आपने आप क्रिकेट मैच देख रहे हो एंड आपने आपको दोस्त को बोला कि चलो अगर ये पार्टी जीतता है, ये टीम जीतता है, आई विल पे यू 200. वो पार्टी जीतता है, आई विल पे यू 500. क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है एंड इट शुड बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड. ये एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है. इट शुड नॉट बी वॉइड. नाउ ये तो चलो ठीक हो गया, हम लोगों को अभी इतना तो चलो हम लोगों को समझ में आ गया है कि क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं. नेक्स्ट माई पॉइंट टू यू इज जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन बोला कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा. नाउ इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? इसमें अगर क्वेश्चन आता है हम लोग के पास तो हम लोग को कैसे लिखना है आंसर. द फर्स्ट थिंग हियर इज आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन में आप बोलोगे कि द स्टेटमेंट दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा हैज़ बीन एंड टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. Okay, it is a dispute where agreement here act as a genus and contract here act as a species. To understand better, let us first know what is agreement. तो आप एग्रीमेंट को नेक्स्ट पैराग्राफ में आप एग्रीमेंट को डिफाइन करोगे कि एग्रीमेंट होने के लिए ये चीज़ होना पड़ेगा. एक ऑफर होना पड़ेगा, एक एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम लोगों को एक प्रॉमिस होगा. प्रॉमिस विद द कंसिडरेशन. ओके, सेट ऑफ प्रोमिसेस or every promises or a set of promises form with the considerations form an agreement. तो वो आपको लिखना पड़ेगा. Then next, but to be in contract there are something more that is needed. With agreement आपको बहुत सारी चीज़ें हैं. Enforceability चाहिए और enforceability समझने के लिए हम लोगों को ये जो sections है section 10 लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ होने से ही contract होगा, नहीं तो contract नहीं होगा, जो agreement में होना ज़रूरी नहीं है. तो you will write down the essentials of all the contract and after that फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन करना होगा. कंक्लूजन्स में आपको ये लिखना होगा कि हम लोगों को अब मेंशन जितना भी पॉइंट्स है उससे समझ में आ रहा है कि एग्रीमेंट में आपका ये सब जो इसेंशियलिटी है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो नेसेसरी नहीं है. दैट्स व्हाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट नॉट वाइस वर्सा. एंड हियर यू कैन कंप्लीट your answers with this. I hope you have understood. So thank you so much.